विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति के स्वामी, हे मूलवासी भाइयों और बहनों, आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका स्वागत है। मैं KR शाह, संपादक आदिवासी सत्ता हिंदी मासिक पत्रिका। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में अपने विचार क्रांति के संदेश में आपसे कहा था कि 3 जनवरी 2021 में भारत के आदिवासी समाज के क्रांतिकारी युग पुरुष, आदिवासी समाज के भाग्य विधाता, भाग्य निर्माता, महामानव जयपाल सिंह मुंडा साहब का जन्मदिन है। हमने आपसे कहा था कि पूरे देश के लोगों को 3 जनवरी 2021 को बड़े धूमधाम से जयपाल सिंह मुंडा साहब की जयंती को मनाने के लिए अब आप लोग कार्यक्रम तैयार करिए, योजना बनाइए। और जो जयपाल सिंह मुंडा साहब का इतिहास इस भारत की धरती में छुपाया गया, दबाया गया, तो हमने कहा था कि हम वो सारा इतिहास आपको बहुत संक्षिप्त में हम अपने विचार क्रांति के संदेश के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि इस देश के लोगों को पता चले, इस देश के आदिवासी समाज को पता चले कि इतने बड़े महामानव का जो इतिहास, जिसने आदिवासियों के भाग्य को अपनी कलम से लिखा, वह हमारे समाज के आज पढ़े लिखे लोग, हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग बहुत आंशिक रूप से जानते हैं, बहुत ही संक्षिप्त रूप से जानते हैं। और ये आंशिक रूप से हमारे इतिहास के महापुरुषों को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे इतिहास को किसी ने लिखा नहीं। ये कहानी बहुत लंबे समय से हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवी जो इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, वो जानते हैं कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी योद्धा, हमारे जितने भी युगांधर लोग इस धरती पे पैदा हुए, जिन्होंने गुलाम भारत में आज़ादी की अलग जगाई, उस पर कलम सवर्ण जो इतिहासकार थे भारत के, उन्होंने नहीं चलाई। और जब इतिहास लिखा ही नहीं गया तो आने वाली पीढ़ी को इस बात की जानकारी कैसे होगी। बिरसा मुंडा का इतिहास भी बहुत बाद में हमारे देश के लोगों को पता चलता है। अब बहुत बेहतर तरीके से भारत के आदिवासी समाज को यह ज्ञात हो चुका है कि गुलाम भारत में सबसे बड़ा आंदोलन, इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति अगर किसी ने की तो आदिवासियों ने की, और उसमें सवर्ण हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हुए बिरसा मुंडा। उसी प्रकार से अब जयपाल सिंह मुंडा साहब का इतिहास है। क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा के इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया, तो ये क्यों दबाने और छुपाने की जो ये कलाकारी भारत के जो इतिहासकार हैं, भारत के जो सवर्ण लेखक हैं, उन्होंने ही सब कुछ लिखा है इस देश में। उन्होंने इसे क्यों छुपाया, उन्होंने इसे क्यों दबाया, ये आज हमें इस पे बहुत गंभीरता से सोचना है। तो साथियों, जयपाल सिंह मुंडा साहब बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल के समकक्ष नेता थे और किसी से भी वो कम पढ़े लिखे नहीं थे। हम अभी आपको बताने वाले हैं कि उनकी शिक्षा और उनकी योग्यता, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान और उनका कार्य इस देश में अतुलनीय है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि पूरे देश के लोग बड़े गंभीरता से इस वीडियो को सुने और पूरे देश में इस वीडियो को आप लोग प्रसारित करिए, प्रचारित करिए, ताकि कोने कोने तक यह बात इस देश के आदिवासी समाज तक पहुँचे। हमारे समाज में भी बाबा साहब अम्बेडकर की तरह एक महाविद्वान व्यक्ति ने जन्म लिया था, जिसका इतिहास छुपा दिया गया। आपको यह भी बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास भी भारत के लोगों को 1980 के बाद ही बेहतर तरीके से पता चलता है। बाबा साहब को भी छुपा दिया गया था, बाबा साहब को भी दबा दिया गया था। 1980 के बाद ही बाबा साहब को अलमारी की किताबों से बाहर निकाल के, अलमारी में उनके विचार कैद थे, वहाँ से बाहर निकाल करके काशीराम साहब ने जब DS4 और बामसेब बनाया, उसके माध्यम से ही उन्होंने फिर पूरे देश के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा किया। और आज पूरा देश और पूरी दुनिया उनकी विद्वता का गुणगान करती है। इसी प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा साहब का भी इतिहास है जो दबाया गया, छुपाया गया है, जिसको अब आदिवासी समाज के तमाम बुद्धिजीवी, विचारक, चिंतक, लेखक और युवा साथी, हमारे देश के आदिवासी समाज के युवा साथियों को अब यह दायित्व है कि अब वो जयपाल सिंह मुंडा साहब के इतिहास को इस देश के कोने कोने तक पहुंचाएं।
तो साथियों, जयपाल सिंह मुंडा साहब का जन्म 3 जनवरी 1903 को बिहार राज्य के खूंटी जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव का नाम था टकरा पाहन टोली। उस मुंडा जनजाति बाहुल्य उस छोटे से गांव में जयपाल सिंह मुंडा साहब का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अमरू पाहन और उनकी माता का नाम श्रीमती राधा मुन्नी था। जयपाल सिंह मुंडा साहब के बचपन का नाम प्रमोद पाहन था। अब यह नाम भी लोग नहीं जानते। उनका जो घरेलू जो नाम था वो प्रमोद पाहन, उनका नाम उनके पिता ने रखा था। जयपाल सिंह मुंडा साहब ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जयपाल सिंह मुंडा मेरा नाम किसने और कब रखा मैं नहीं जानता। उनकी जब कहानी, बहुत लंबी कहानी है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए यदि अगर आप चाहें कि आपको ये कहानी पूरी सुनना है तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक के वीडियो तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका बहुत सारा लिखित में कोई इतिहास और उस प्रकार के इतिहासकारों ने कोई किताबें इन पे विस्तृत तरीके से लिखी नहीं है। हमने बड़ी मेहनत से ये तमाम जानकारियों का संकलन किया है और जब हम उस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ में इतिहास में कितना बड़ा अन्याय हुआ और आज भी हो रहा है। देश की आज़ादी के बाद जयपाल सिंह मुंडा साहब ने भारतीय संसद से लेकर के आदिवासी जंगलों तक उन्होंने एक बहुत बड़ा रचनात्मक आंदोलन चलाया। ये इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन ये इतिहास में किसने लिखा है? संक्षिप्त में जो उनके चाहने वाले थे उन्होंने छोटा छोटा एक आलेख, लेख इस प्रकार के लिखे हैं और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कुछ संस्मरण अपने कार्यों के दर्ज किए हैं। हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे तमाम से अनगिनत लोगों के इतिहास और बड़ी बड़ी किताबें भारत सरकार के द्वारा लिखवाई गई, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा साहब पर एक अक्षर भी नहीं लिखवाया गया। तो बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले। अब हम आदिवासी समाज के लोग अब पढ़ लिख करके काफ़ी द्रुत गति से अब इस आधुनिक भारत की विकास की दौड़ में हम भी कदम ताल कर रहे हैं और ख़ास करके जो हमारे युवा साथी हैं अब उनका उत्तरदायित्व तो और बढ़ गया है कि वो इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। तो साथियों, जयपाल सिंह मुंडा साहब का जन्म एक छोटे से आदिवासी बाहुल्य गांव में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा टकरा पाहन टोली गांव में ही हुई और उसके बाद मिशन स्कूल रांची में उनकी मिडिल से लेकर के आगे की पढ़ाई शुरू होती है। उस जमाने में ईसाई मिशनरियां झारखंड के आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी काम प्रारंभ कर चुकी थी और वहां पर जितने भी स्कूल हुआ करते थे वो सब ईसाई मिशनरी के द्वारा संचालित होते थे। तो खास करके जो रांची के आसपास का जो इलाका है वहां पर जो शिक्षा का आज ग्रोथ हम देखते हैं उसकी वजह भी ईसाई मिशनरियां ही रही है कि देश जब गुलाम था तब ईसाई मिशनरियों ने बड़े पैमाने पर आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल और चिकित्सालय की व्यवस्था प्रारंभ की थी और जयपाल सिंह मुंडा साहब की भी शिक्षा दीक्षा ईसाई मिशनरी स्कूल में हुई। मैं आपको ये भी बता दूं कि भगवान बिरसा मुंडा का भी जो प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन था वो भी ईसाई मिशनरी स्कूल में ही हुआ था। उस समय तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में नहीं थी, तो वनांचलों में जो भी शिक्षा आदिवासी समाज के लोगों ने प्राप्त किया वो ईसाई मिशनरियों के ही स्कूलों में प्राप्त किया। अब बहुत लंबी कहानी है जयपाल सिंह मुंडा साहब की, अब आप अभी आगे सुनते जाएंगे और हम आदिवासी सत्ता हमारी हिंदी मासिक पत्रिका में भी हम इसे बहुत विस्तार से आप लोगों को उनकी कहानी को उसमें हम प्रकाशित करेंगे। तो 3 जनवरी 1903 को जन्मे जयपाल सिंह मुंडा साहब की 118वीं जयंती मनाने के संबंध में ये वीडियो हम विशेष रूप से प्रसारित कर रहे हैं। अब आप हमारे इस स्क्रीन में भी इस चीजों को पढ़ते हुए आपको सब जानकारी मिलेगी और मैं आपको बताता हूं कि भारत में जयपाल सिंह मुंडा साहब कौन कौन से क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति थे, भारतीय इतिहास के प्रथम व्यक्ति किन किन क्षेत्रों में थे और इतनी बड़ी उपलब्धियां उनके नाम पर भारतीय इतिहास में दर्ज है। और यह बात की जानकारी इस देश के ना तो आदिवासी समाज को है
और ना ही गैर आदिवासी समाज को है। तो क्यों नहीं है? ये सवाल हर आदिवासी के जेहन में आज आना चाहिए। अभी तक भारतीय इतिहास के जनरल नॉलेज में तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह बताया जाता है कि आईसीएस की नौकरी को छोड़ने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। आईसीएस का मतलब है इंडियन सिविल सर्विस। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय अभी जो आईएएस जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसका अंग्रेजों के शासन काल के समय में आईसीएस नाम था, इंडियन सिविल सर्विस। तो मैं आपको यह बता दूं कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले जयपाल सिंह मुंडा साहब पहले आदिवासी थे। यह बात भी इतिहास में नहीं लिखी गई और यह जानकारी भी हमारे समाज के लोगों को नहीं है कि जयपाल सिंह मुंडा साहब भारत के पहले आदिवासी थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की और ज्वाइन किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस साहब के नाम पर यह दर्ज है कि उन्होंने आईसीएस की नौकरी देश प्रेम के लिए छोड़ दी। यह जानकारी गलत है। साथियों, भारत में पहले व्यक्ति थे जयपाल सिंह मुंडा साहब जिन्होंने 1928 में आईसीएस की नौकरी से त्यागपत्र दिया। अब इतिहास को भारत की सरकार को चाहिए कि वो अपने इतिहास को दुरुस्त करे और सुभाष चंद्र बोस के पहले जयपाल सिंह मुंडा का नाम वहां पर दर्ज करे कि आईसीएस की नौकरी को छोड़ने वाले इस देश के पहले व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा थे जिन्होंने 1928 में देश प्रेम के चलते ही उन्होंने आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दिया। 1927 में जब भारतीय हॉकी टीम का जयपाल सिंह मुंडा साहब को कप्तान बनाया गया, उसी समय उनका आईसीएस में सिलेक्शन हो गया था और वो 2 वर्ष का उस समय प्रशिक्षण हुआ करता था। तो वो 2 वर्ष का प्रशिक्षण जब ले रहे थे उसी समय ओलंपिक की घोषणा होती है और भारतीय हॉकी टीम का जयपाल सिंह मुंडा साहब को कप्तान बनाया जाता है। तो उन्होंने 6 माह के अवकाश के लिए आवेदन दिया तो उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। तो उन्होंने भारत के तरफ से विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए और भारत की हॉकी टीम को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना मन में सजो करके उन्होंने आईसीएस की नौकरी से त्यागपत्र दिया। इतना बड़ा त्याग उन्होंने अपने देश प्रेम के लिए किया, अपने खेल के लिए किया, भारतीय खेल को अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहचान दिलाने के लिए किया। यह बात छुपा दी गई, यह बात इतिहास में दबा दी गई। क्यों? अब हर आदिवासी समाज को, इस देश के हर नौजवान को यह सवाल अब पूछना चाहिए कि हमारे इस प्रकार के महामानव की ज्ञान, बुद्धि, कौशल और बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस व्यक्तित्व को क्यों छुपाया गया। तो साथियों, यह एक पहला मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो भारत के प्रथम व्यक्ति किस प्रकार थे। इसी प्रकार 1928 के ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत, उस हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा साहब थे। वो भारत के प्रथम हॉकी टीम के कप्तान बने। उनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है कि उनके ही नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 1928 के ओलंपिक जो जर्मन में हुए थे वहां उन्होंने गोल्ड मेडल भारतीय टीम ने जीता, जिसके कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा साहब थे। इसलिए भी वो भारत के प्रथम व्यक्ति हुए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भारत के सबसे पहले सर्वोच्च पद पर नौकरी करने वाले ब्रिटिश सरकार में वो भी भारत के वो पहले व्यक्ति थे। गुलाम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने वाले भी वो प्रथम भारतीय थे। इस सर्वोच्च पद पर भारत का कोई भी व्यक्ति उस जमाने में नहीं पहुंचा था जहां पर जयपाल सिंह मुंडा साहब पहुंचे। भारत में व्यावसायिक हॉकी की स्थापना करने वाले जयपाल सिंह मुंडा साहब प्रथम व्यक्ति थे। जयपाल सिंह मुंडा साहब ने ही भारत में व्यावसायिक हॉकी की स्थापना की। विश्वविख्यात सेंट जॉन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी और उसके बाद में चेयरमैन बनने वाले भारतीय इतिहास के प्रथम व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा साहब थे। देखिए हमारे इतिहास पुरुष की कहानी, जिन्होंने भारत के इतिहास में अपना गोल्डन सिग्नेचर किया। डिबेटिंग काउंसिल के वो जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन बनने वाले भारतीय इतिहास के पहले व्यक्ति थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। और एक बड़ी बात जो भारत के प्रथम व्यक्ति कहलाए, ऑक्सफोर्ड हॉकी ब्लू पूरे दुनिया में जब ब्रिटिश हुकूमत का साम्राज्य हुआ करता था
और कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता, मतलब दुनिया के 3/4 हिस्सों में ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत हुआ करती थी। उस समय ब्रिटिश शासन ने ऑक्सफोर्ड हॉकी ब्लू इस प्रकार का उन्होंने एक पुरस्कार निर्धारित कर रखा था। तो पूरे एशिया महाद्वीप में इस पद से सम्मानित होने वाले जयपाल सिंह मुंडा साहब प्रथम व्यक्ति थे। सिर्फ अकेला तो भारत में ही नहीं, एशिया महाद्वीप में ऑक्सफोर्ड ब्लू हॉकी का यह अवार्ड प्राप्त करने वाले वो जयपाल सिंह मुंडा साहब पहले व्यक्ति बने। इसी प्रकार 1923 से लेकर के 1928 तक इंग्लैंड में रह कर के अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा के अंतर्गत हॉकी के तो वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुके थे, लेकिन वो सिर्फ इकलौते हॉकी के ही खिलाड़ी नहीं थे। 1923 से 1928 तक उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी और घोड़सवारी के लिए भी उनका नाम पूरे इंग्लैंड में विख्यात हुआ करता था। यानी इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक खिलाड़ी को अपने जीवन में एक ही खेल को खेलते खेलते, अभ्यास करते करते ख्याति प्राप्त होती है। जयपाल सिंह मुंडा साहब हॉकी के तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में जाने ही जाते थे, लेकिन उसी रफ्तार से वो घुड़सवारी भी करते थे, रग्बी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे और क्रिकेट भी खेलते थे। इसीलिए उस जमाने में विश्व का उन्हें इकलौता ऐसा व्यक्ति कहा जाता था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी हो और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हो। तो विश्व में जयपाल सिंह मुंडा साहब इकलौते ऐसे शख्स रहे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और भारत में आज़ादी के बाद एक बड़े राजनीतिज्ञ बने। यह तमगा इस दुनिया में आज तक किसी आदमी के खाते में नहीं है। इतने बड़े महामानव, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी आदिवासी माँ की कोख से पैदा हुआ। अब साथियों, देश की आज़ादी के बाद जब भारत में पहले आम चुनाव हुए, 1952 में जब प्रथम आम चुनाव भारत के होते हैं, तो उसके पहले संविधान सभा जब 49 में बनी तो संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा साहब चुन करके गए। और अब सर्वविदित है कि जयपाल सिंह मुंडा साहब ने आदिवासियों का सुनहरा भविष्य संविधान सभा में लिखा। आज जो भारतीय संविधान हमारे सामने है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, उसमें आदिवासियों के भाग्य को लिखने की जिम्मेदारी जयपाल सिंह मुंडा साहब के पास थी, क्योंकि उनकी तरह कोई पढ़ा लिखा, योग्य और कानून विशेषज्ञ उस स्तर का इस देश में दूसरा कोई था नहीं। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो नवंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जयपाल सिंह मुंडा साहब ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा और उन्होंने जो अंग्रेज शासनकाल के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी विद्रोहों के कारण से जो तमाम सुविधाएं, जिन्हें हम मिनी आरक्षण कहते हैं, जो अंग्रेज हुकूमत के समय में देश में लागू की गई थी, उनका उन्होंने एक मसौदा बनाया। और उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी कि पूरे आदिवासी अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से नगण्य है। तो अगस्त में भारत 1947 में आज़ाद होता है और नवंबर में वो एक प्रस्ताव लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं और वो प्रस्ताव रखते हैं कि भारत में युद्ध स्तर पर आदिवासी वनांचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सरकार तत्काल प्रारंभ करे। जब पंडित नेहरू ने आनाकानी की, जब पंडित नेहरू ने जब टाल मटोल वाली नीति अपनाई, तो जयपाल सिंह मुंडा और पंडित जवाहरलाल नेहरू आमने सामने खड़े हो गए और उन्होंने बगावत की मुद्रा में आकर के कहा कि अगर सरकार तत्काल इस पर निर्णय नहीं लेगी तो मैं जन आंदोलन शुरू करूंगा। और इतिहास के जानकार लोगों को साथियों ये बात बहुत भली भांति पता है कि पंडित नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत जो बाद में तैयार किए, ये उसी की देन है। जयपाल सिंह मुंडा साहब के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, योजना आयोग के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष और वेरियर एल्विन साहब उस बैठक में मौजूद रहे। अब वेरियर एल्विन कौन है
यह भी हमारे समाज के लोग बेहतर तरीके से नहीं जानते। गुलाम भारत में अंग्रेजों का पहला अगर किसी ने लिखित में इतिहास तैयार किया तो पहले व्यक्ति थे वेरियर एल्विन। उन्होंने भारत में आदिवासियों का इतिहास लिपिबद्ध किया। पहली बार दुनिया को पहली बार सर्वश्रेष्ठ संस्कृति आदिवासी समाज में विद्यमान है, इस बात की जानकारी से अवगत कराने वाले पहले व्यक्ति का नाम वेरियर एल्विन है। उन्होंने लिखा, उन्होंने मध्य प्रदेश के जंगलों में अपना पूरा जीवन गुजारा और 1927 से लेकर के 1935 के बीच उन्होंने बड़ी बड़ी किताबों का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया। और गोटुल जैसी व्यवस्था बस्तर में है, इस बात को बाहर निकालने वाले पहले व्यक्ति भी वेरियर एल्विन रहे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जब जयपाल सिंह मुंडा साहब ने जब बैठक की और उन्हें बाध्य किया और पंचशील का सिद्धांत जब भारत में लागू हुआ आदिवासी हितों के लिए और पंडित नेहरू की सरकार ने इसको स्वीकार किया कि आदिवासी समाज भारत का प्रथम नागरिक है, उस बैठक में वेरियर एल्विन साहब मौजूद थे। और जितना अध्ययन वेरियर एल्विन का आदिवासी वनांचलों का था उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा साहब के साथ शेयर किया। वेरियर एल्विन साहब की पूरी किताबों का अध्ययन जयपाल सिंह मुंडा साहब ने किया और उसी के आधार पर 5वीं और 6वीं अनुसूची का कंसेप्ट, जिसको आज हम भारतीय संविधान में आदिवासी समाज की संजीवनी कहते हैं, उसको लिखने में जयपाल सिंह मुंडा साहब कामयाब हुए। और 5वीं और 6वीं अनुसूची जो आज हमें संरक्षण देती है, संविधान में हमारे अधिकारों का संरक्षण करती है, हमारे जल जंगल जमीन से लेके हमारी सभ्यता संस्कृति रीति रिवाज परंपराएं रूढ़ियों को जो शेल्टर देती है, उस प्रकार का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा में रखने वाले महामानव जयपाल सिंह मुंडा साहब थे। और उससे भी बड़ी बात, जयपाल सिंह मुंडा साहब ने ही छात्रावास और आश्रमों के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया। आदिवासी वनांचलों में आज जितने भी आश्रम जो चल रहे हैं, इसका कंसेप्ट बनाने वाले पहले व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा साहब थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को पूरा एक कार्यक्रम तैयार करके दिया कि आदिवासी वनांचलों में भूख, गरीबी और तमाम मानवीय आवश्यकताओं की जो मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता एक मानव जीवन में होनी चाहिए, उससे मेरा समाज वंचित है। तो सबसे पहले आप उन्हें शिक्षित करिए। और शिक्षित करने के लिए प्रस्ताव क्या बना करके दिया जयपाल सिंह मुंडा साहब ने कि सरकार आश्रम की व्यवस्था जंगलों में चालू करे और बच्चों को वहाँ पर रखे, खिलाए, पढ़ाए और भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करे। तो साथियों, इस प्रकार का सपना देखने वाला महामानव कि आदिवासी समाज के बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे, उस आश्रम व्यवस्था का कंसेप्ट तैयार करके देने वाले व्यक्ति और भारत सरकार को बाध्य करने वाले व्यक्ति, और आज भी उन्हीं छात्रावासों से पढ़कर, उन्हीं आश्रमों से पढ़ करके निकले हुए वनांचलों के बच्चे आज भारत के अंदर में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नया तहसीलदार से लेकर के आज इस देश की राजनीति में दिख रहे हैं। तो युवा पीढ़ी को मैं आज बहुत स्पष्ट कहना देना चाहता हूं इस देश की आदिवासी समाज की कि यह ऋण जयपाल सिंह मुंडा साहब का, यह ऋण आदिवासी समाज कई पीढ़ियों तक उतार नहीं सकता। इतना बड़ा योगदान इस महापुरुष का आज हम जहां खड़े हैं, विकास के जिस दौड़ में, विकास के इस प्राप्ति में हम आज जहां हैं, इसकी बुनियाद रखने वाले व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा साहब थे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो जयपाल सिंह मुंडा साहब का इतिहास दबाया और छुपाया गया, अब इसे हम पूरी तरह से सार्वजनिक कर रहे हैं, करते चले जाएंगे। लेकिन अब उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दोनों हमारे सामने हैं। तो अब भारत के आदिवासी समाज को इस महामानव की जयंती भी मनाना है और पुण्यतिथि भी मनाना है। 20 मार्च 1970 को इस महामानव ने अपने प्राण त्यागे। यह मृत्यु भी बड़ी संदिग्ध थी। यह तारीख मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 20 मार्च को उनकी पुण्यतिथि आती है और 3 जनवरी को
उनकी जयंती आती है। तो अब हम एक नए सिरे से एक बौद्धिक विकास की जो कल्पना इस देश में, और आदिवासी सत्ता, ये जो शब्द है, आदिवासी सत्ता शब्द का जनक ही जयपाल सिंह मुंडा साहब है। आदिवासी सत्ता पत्रिका को देश में हमने प्रकाशित किया पहली बार, लेकिन इसका सपना मैंने नहीं देखा, इसका सपना डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते ने नहीं देखा, इसका सपना दिलीप सिंह भूरिया जी ने नहीं देखा। इसका पहला सपना भारत की धरती पे देखने वाले व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा साहब थे। 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ झारखंड पार्टी के मुर्गा छाप चुनाव चिन्ह पर, जयपाल सिंह मुंडा साहब का जो चुनाव चिन्ह था वो था मुर्गा छाप चुनाव चिन्ह पे बैलगाड़ी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, बैलजोड़ी। उसको करारी शिकस्त देकर के बिहार की 35 सीटों पे विधायक जितवाने वाले, और पहले आम चुनाव में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ में हुआ था, तो 35 विधायक और 4 सांसद जीत के आने वाले झारखंड पार्टी के मुर्गा छाप से जो चुन करके आए, वो भारत में पहला एक इतिहास उन्होंने लिखा कि पहली बार भारत में चुनाव भी हुए और जयपाल सिंह मुंडा साहब ने इतनी बड़ी संख्या में अपने प्रत्याशियों को जितवाया और कांग्रेस के खिलाफ में एक झंडा गाड़ दिया। उनका विद्रोह था, पंडित नेहरू के साथ उन्होंने लड़ा, तब जाकर के हमें इतनी सुख सुविधाएं, पढ़ने की, लिखने की, यातायात की व्यवस्थाएं, बिजली की सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं उस समय सरकार को बाध्य करके उन्होंने वनांचलों में पहुंचाने का जो एक आंदोलन चलाया था, और राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करके कि बगैर, जिस प्रकार बाबा साहब का नारा था कि राजनीति के बगैर हमारा कोई भविष्य नहीं है, हमारे समग्र विकास की कुंजी राजनीति में निहित है। बाबा साहब ने इस पे बहुत सारे व्याख्यान दिए, बाबा साहब ने बहुत कुछ लिखा। उसी को ध्यान में रखते हुए जयपाल सिंह मुंडा साहब ने भी आदिवासी समाज में यह राजनीतिक बीज बोने का शुभारंभ किया कि राजनीतिक सत्ता को बगैर प्राप्त किए आदिवासी क्षेत्रों में आप कांग्रेस के भरोसे अपना समग्र विकास नहीं कर सकते। यह उद्घोष करने वाले जयपाल सिंह मुंडा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे। तो साथियों, यह तो उनकी बहुत लंबी चौड़ी गाथा है। वह आदिवासी समाज के प्रथम व्यक्ति, इस कई प्रकार से वो प्रथम व्यक्ति थे जिसकी हम एक सूची आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। यह सूची में आपको हर चीज देखने को, पढ़ने को मिलेगी, जानने को मिलेगी कि किस प्रकार यह महामानव आदिवासी समाज के भी कौन कौन से क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति हुए जिन्होंने आदिवासियों के लिए एक गोल्डन सिग्नेचर किया, आदिवासियों का भाग्य लिखा, आदिवासियों के इतिहास को, आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को किस प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा, किस प्रकार से आदिवासी समाज को तेज गति से शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से जागृत किया जाएगा, उसकी उन्होंने इबारत लिखी। तो साथियों, बहुत लंबी कहानी है, बड़ा लंबा इतिहास है, और बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े इतिहास को दबा दिया गया, इतने बड़े इतिहास से आदिवासी समाज अनभिज्ञ रहा। तो इसके 2 बड़े कारण हैं, और यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जैसे कि हमने अपने पुराने तमाम वीडियो में कहा कि हमारे समाज में पढ़ने लिखने की रुचि कल भी नहीं थी और आज भी बहुत अच्छे से विकसित नहीं हो पाई है। तो भारत के जो आदिवासी समाज के कर्णधार युवा साथियों, इस मिथक को तोड़ने की जवाबदारी अब आपके ऊपर में है। अब आप बेहतर तरीके से शिक्षित हो चुके हैं, बहुत बेहतर तरीके से शिक्षित हो रहे हैं, और बहुत बेहतर तरीके से शिक्षित होने वाले हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में जिस प्रकार से आप अपनी बातों को रख रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर आप आगाज कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि जयपाल सिंह मुंडा साहब के सपनों को साकार करने के लिए ज्ञान और बुद्धि से भरे हुए समाज के निर्माण की ओर आप लोग कदम बढ़ाएं और एक बौद्धिक क्रांति आदिवासी समाज की इस देश में खड़ा करें। तो आओ हम सब मिलकर के 3 जनवरी 2021 को हमारे भाग्य के निर्माता, हमारे इस वर्तमान खूबसूरत संसार को सजाने वाले, आरक्षण के सहारे जो हमारे चेहरों पे जो रौनक है, हमारे घरों में जो प्रकाश है, हमारे जीवन में जो उजियारा है, उसको मूर्त रूप देने वाले उस महामानव की जयंती को जिस स्तर पे भी हो इस देश में हम प्रारंभ करें। जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय सेवा, जोहार, जय भीम साथियों।